नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में। आज 10 अक्टूबर दिन सोमवार का करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश विशेष का। ठीक है, यार संडे का जो करंट अफेयर रहेगा वो हम ऑफ करके रखेंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत कम खबरें होती हैं, बड़ी मुश्किल से एक खबर निकलती है और उस पर हमें करंट अफेयर बनाने का कोई मतलब नहीं रहता। आपका समय व्यतीत होगा, चाहे वो 10 ही मिनट हो, लेकिन वो आपके उसमें एक इंतजार रहता है, वो बर्बाद होंगे, हम नहीं चाहते। और दूसरा ये भी है कि हम जो पूरा का पूरा मंडे रहेगा उसमें हम संडे और सैटरडे दोनों की खबरें कवर कर लेंगे, और एक हमारा रिवीजन डे भी हमारे पास रहना चाहिए। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी की हो या व्यापम की हो, इनके सभी के कोर्सेस में आपको 50% का ऑफ मिल रहा है। नोट्स में, टेस्ट सीरीज में, कोर्स में, साथ में एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का जो कोर्स है, रेगुलर इसका जो प्राइस रहता है नॉर्मल डेज में 13,999 रहता है, ये सीधे सीधे आपको 7,000 के अप्रॉक्स मिल रहा है। इसी प्रकार से प्री के कोर्स में, पटवारी के कोर्स में, या आप एमपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी टेस्ट सीरीज, इंग्लिश का कोर्स और जो भी कोर्सेस है, सभी कोर्सेस में आपको डायरेक्ट 50% का ऑफ मिल रहा है। कई बार स्टूडेंट डिमांड करते हैं कुछ ऑफ चलाने की, अब ये ऑफ चल रहा है एग्जाम गुरुजी के। यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या जाती है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है एग्जाम गुरुजी का, वहां पे 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप उनमें किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल पिक नहीं होती शाम को 6 बजे के बाद, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई वहां पर मिलेगा। और आप ध्यान रखें, आप सभी के जो एग्जाम हैं वो नवंबर माह से लेकर के अप्रैल के बीच में सभी एग्जाम आपके होने वाले हैं, चाहे वह व्यापम के हो चाहे पीएससी के हो। लगभग पीएससी ने अपना बता दिया है, जनवरी फरवरी में आपके जो मेंस पेंडिंग है वो हो जाएंगे, तो मार्च या अप्रैल में आपके प्री का एग्जाम जो 2022 का होगा वो होगा, फिर 2023 का भी एग्जाम होगा। तो आपके पास मोटा मोटा कोई समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि व्यापम जिस दिन कैलेंडर निकालेगा और फॉर्म निकालेगा 30 दिन से ज़्यादा पुराने अनुभवों के आधार पर आपको बता रहे समय नहीं देगा। तो जो तैयारी कर रहे हैं वो इसमें सिलेक्शन लेकर के जाएंगे। बाकी के जो सोच रहे हैं कि जब बरसात आएगी तो हम अपना छाता खोलेंगे या ढूंढेंगे, तो वो केवल भीगेंगे 2-4 बूंद, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो तैयारी आप अपनी जारी रखिए। एग्जाम का माहौल है, दिवाली का भी माहौल है, दोनों माहौल में से एक चीज तय कर लीजिए। शुरुआत करते हैं पिछले करंट अफेयर में हमने क्या पढ़ा उसके साथ। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी प्रदेश में चालू की गई है। ये कितने जिलों में शुरू की गई है? तो 3 जिलों से शुरू की गई है। मध्य प्रदेश अकादमी की एक खिलाड़ी है नीरू डांडा, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है। इसके बाद वन विभाग के सभी नेशनल पार्क में प्लास्टिक बोतल और थैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वो कब से लगाया गया है? तो 1 जनवरी 2023 से लगाया जाएगा। राज्य बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किस अभियान की निगरानी के लिए किया गया है? बाल कल्याण याद रखेंगे, दूसरा आपको अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि वात्सल्य है जो कि माँ से संबंधित है। माँ का अपने बच्चे के प्रति क्या होता है? वात्सल्य होता है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार वर्ष 2021, 19 और 20 भी दिए गए हैं, लेकिन इस 21 वाला किसे मिला है? तो ये कुमार शानू को मिला है। अलका याग्निक कई लोगों ने कमेंट किया था, आप ध्यान रखना, अलका याग्निक को नहीं मिला है, उन्होंने प्रस्तुति करी थी। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार शामिल किस खेल में मध्य प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता है? राष्ट्रीय खेल गुजरात में अहमदाबाद में चल रहे हैं, पहली बार ये खेल सम्मिलित किया गया। मध्य प्रदेश ने इसमें क्या जीता है? गोल्ड जीता है। कुश्ती में, मलखम्ब में, कराटे में या रोइंग में? तो इसका राइट आंसर होगा मलखम्ब में। मलखम्ब में मध्य प्रदेश ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेल जो गुजरात के अहमदाबाद में चल रहे हैं, इसमें मलखम्ब जो है पहली बार सम्मिलित किया गया। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। नीचे कमेंट करके बताइए इसे राजकीय खेल कब घोषित किया गया था। ठीक है, अब मध्य प्रदेश को इसको क्या कहते हैं? पहली बार एक तो इस खेल को शामिल किया गया। और मध्य प्रदेश की जो पुरुष टीम है सामूहिक रूप से इसने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसके पहले क्या था? जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे वहां पर भी मलखम्ब को पहली बार शामिल किया गया था, और वहां पर हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 12 मेडल जीते थे। इस खेल में एक खिलाड़ी थी पंकजा गर्मा, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, और रिकॉर्ड ये था कि इन्होंने एक ही दिन में 3 गोल्ड जीता था। एक ही खिलाड़ी ने एक ही दिन में 3 गोल्ड जीत करके क्या किया था ना, रिकॉर्ड बनाया था। गुजरात के 10 साल के सौरजीत, ये जो इमेज लगी हुई है आपको इसको लेकर के बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं।
ये सौरजीत हैं और सौरजीत मलखम के खिलाड़ी हैं और ये रहने वाले कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल इसलिए बता रहा हूं, इनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने अभी अपने ट्विटर अकाउंट में इनका एक वीडियो शेयर किया है, लगभग 2 मिनट के आसपास का वीडियो है, आप जरूर देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं 2022 के, उसमें ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, मात्र 10 वर्ष के हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। लेकिन इसमें जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो ये है कि इनका जो खेल था 8 या 9 तारीख को इनको अपने खेल का प्रदर्शन करना था और इनके पिता का निधन 30 सितंबर को हुआ है। अभी 8 दिन पहले ही इनके पिताजी का क्या हो गया, अचानक निधन हो गया। लेकिन जब इनको वहां पर बुलाया गया, क्योंकि ये खेल में थे तो इन्हें बुलाया गया वहां पे कार्यक्रम के लिए, तो इन्होंने जाने से मना कर दिया और ये वापस आकर के बीच में फिर गए और वापस आकर के इन्होंने अपने खेल का प्रदर्शन किया। बहुत ही उम्दा इन्होंने खेल का प्रदर्शन किया है। आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके इनके उस वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। और ये हमें प्रेरित करने वाली बात है कि एक 10 वर्ष का लड़का जिसके पिता 8 दिन पहले गुजरे हों, वो वापस आता है और अपने खेल में अपना जो उसका कर्म है उसका प्रदर्शन करता है, अपने कर्म को पूरा करता है और एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और पूरे देश ही नहीं, मतलब लगभग विश्व में इसको सराहा जा रहा है और सभी मीडिया चैनलों ने इसको कवर किया था। आप इनका नाम याद रखिएगा, हो सकता है कि आपकी किसी परीक्षा में ये टकरा जाए कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो गुजरात के रहने वाले हैं, सौरजीत मलखम के खिलाड़ी हैं। लेकिन इनमें जो प्रेरित करने वाली जो एक बात थी वो मैंने आपको यहाँ पे बताई। ये हमें भी अपने जो हम तैयारी कर रहे हैं या जो हम आगे एग्जाम के लिए हमारे जो लक्ष्य है उसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, इंतजार करते रह जाते हैं कि एग्जाम का फॉर्म आएगा, ये आएगा तो हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ चलिए। मध्य प्रदेश में गांवों को सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? गांव में क्या करना है, सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। तो उस अभियान का नाम क्या है? सूर्य ऊर्जा अभियान, ऊर्जा अभियान, सूर्य शक्ति अभियान या स्वच्छ ऊर्जा अभियान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य शक्ति अभियान। डिटेल देख लेते हैं। आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, उद्देश्य क्वेश्चन में आपको पता चल गए होंगे कि गांवों में क्या करना है कि सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करनी है। और ये अभियान क्या होगा? पंचायत विभाग जो है उसके अंडर में चलेगा। और इस प्रकार का अभियान चलाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। ठीक है, होना क्या है कि अभी इसकी जो शुरुआत होगी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, इसमें जो स्ट्रीट लाइटें हैं, नल हैं या पंचायत भवन की जो लाइटें होती, कार्यालयों की लाइट होती है, स्कूलों की लाइट होती हैं, जिनके एक्सपेंसेस किसके पास आते हैं? पंचायत के पास, पंचायत विभाग के पास आते हैं। तो वहां पे सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे और वहां का जो बिजली का पूरा एक्सपेंसेस रहेंगे, बाकी चीजें रहेंगी, बिजली का यूज होगा वो सोलर एनर्जी से यूज करने का कोशिश की जाएगी। ठीक है, इसके बाद जब ये थोड़ा सा सफल होगा तो इसको धीरे धीरे पूरे गांव पे लेके जाया जाएगा और गांव को ही पूरे के पूरे सोलर गांव बनाया जाएगा। अब इससे फायदा ये होना है कि मध्य प्रदेश को एक तो ग्रीन एनर्जी के साथ साथ कार्बन क्रेडिट का भी लाभ मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा कि गांवों में जो अभी बिजली के बिल आ रहे हैं और बिजली कई बार कटती है, उसकी भी क्या होगी? बिजली, एक तो बिजली के बिल की बचत होगी, सरकार की भी सब्सिडी की बचत होगी, दूसरी तरफ गांव को एक बिजली बहुत ही लंबे समय तक मिल जाएगी। अब सरकार इसको क्या कहते हैं, प्रमोट करने के लिए ये करेगी, प्रोत्साहित करने के लिए कि जो ग्राम पंचायत, ठीक है, पूरी तरह से विद्युत खपत अपनी सौर ऊर्जा से उत्पादन करने लगेगी, उसको पुरस्कृत किया जाएगा, उसको सौर समृद्ध ग्राम पंचायत घोषित किया जाएगा। किस अभियान के तहत? सूर्य शक्ति अभियान के तहत। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 में मध्य प्रदेश में साइबर तहसील की व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से शुरू की गई है? ये आप काफी पहले ही शुरुआत हो गई थी, ये क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों सम्मिलित किया गया है। आपको यहाँ पे बताना है कि शुरुआत किस जिले से हुई थी? भोपाल सागर से, डिंडोरी सागर से, इंदौर हरदा से या दतिया सीहोर से। तो इसका राइट आंसर होगा दतिया और सीहोर से की गई थी। 1 जून को इसकी जो शुरुआत की गई है वो सीहोर एवं दतिया जिले से की गई है और 1 जून को की गई है, 1 जून 2022 को। ठीक है, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां पर साइबर तहसील का कॉन्सेप्ट आया। साइबर तहसील में होता क्या है कि 2 अलग अलग जगहों पे बैठे हुए व्यक्ति, यदि आप अपनी जमीन सेल करना चाहते या कुछ भी काम कराना, अभी तक क्या था, जमीन आप परचेज करना चाहते थे या सेल करना चाहते तो आपको तहसील पे फिजिकली उपलब्ध रहना पड़ता था। लेकिन अब ये व्यवस्था कर दी गई है कि आप यदि बेंगलुरु में है और आपकी जमीन जो भोपाल में है और आपको भोपाल तहसील से अपनी जमीन बेचनी है, तो बेंगलुरु में खरीदने वाले व्यक्ति को भोपाल तहसील में नहीं आना पड़ेगा, वो वहां से बैठे बैठे डिजिटली
वो जमीन को सेल कर सकता है या परचेज कर सकता है। यानी दो लोग अलग अलग जिलों में हैं तो भी वो अपनी जमीन का क्या होता है, व्यापार कर सकते हैं, उसका काम करवा सकते हैं। इसके लिए उनको वहां पे आने की आवश्यकता नहीं है। और भी छोटी छोटी जो आवश्यकताएं होती हैं, नकल, खसरा, ये सब पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन अब पूरी तरह से एक तरह से डिजिटलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पायलट प्रोजेक्ट सीहोर दतिया के बाद अब नया इंदौर, हरदा, डिंडोरी, सागर में भी लागू किया जाएगा। और इसकी घोषणा किसने करी है? हमारे मध्य प्रदेश शासन के जो राजस्व विभाग के मंत्री हैं, कौन है? श्री गोविंद सिंह राजपूत, इन्होंने करी है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है, मध्य प्रदेश में सोया सीड्स पार्क कहां पर बनाया जाएगा? भोपाल में, सागर में, इंदौर में या सीहोर में? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इंदौर। अभी क्या है कि अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो इंदौर में एक समिट हुई थी, वहां पर घोषणा की गई है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में सोया सीड्स का एक आईटी पार्क, जिस प्रकार से इंदौर में होता है उसी प्रकार से एक सीड्स पार्क भी बनाया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में आईटी पार्क है, सेम इसी तरह से। यहाँ पर क्या होगा कि जो सोयाबीन के नए नए प्रकार के बीज हैं, जो मिट्टी के अकॉर्डिंग, वहाँ की सॉइल किस प्रकार की है उसके अकॉर्डिंग सीड्स का यहाँ पे खोज की जाएगी। ठीक है, और उसका फायदा ये मिलेगा कि अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में क्या है कि आपने पढ़ा होगा अखबार में, जो नितिन गडकरी उन्होंने बोला था कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पे 1 एकड़ में लगभग 30 से 40 क्विंटल के आसपास सोयाबीन का उत्पादन होता है। वहीं मध्य प्रदेश में, भारत में 1 एकड़ में 5 क्विंटल के आसपास सोयाबीन का उत्पादन होता है। आप डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा है। हम सोया राज्य हैं, ये सही बात है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से बहुत ज्यादा अंतर होता है। उसका कारण क्या है कि अफ्रीकन में जो कंट्रीज है वहां पे उनके पास, जो किसानों के पास बीज बहुत अच्छे उपलब्ध हैं और वहां की सॉइल के अकॉर्डिंग है, वहां के नेचर के अकॉर्डिंग है, तो उत्पादन स्वाभाविक रूप से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और खेती की उनके पास आधुनिक तकनीकें हैं। तो अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो ये करना चाह रही कि हम यहाँ पे एक सीड्स पार्क बनाए जहाँ पे पूरा इन्हीं सब चीजों पे शोध हो, ताकि हमारा उत्पादन बढ़ सके। अभी हमें हमारे भारत में सर्वाधिक क्या कहते हैं, इसका जो दालों का उत्पादन हमारे यहाँ सर्वाधिक होता है, फिर भी हमें अफ्रीकन कंट्री से क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है कई बार। उसका कारण क्या है? अच्छे बीजों की उपलब्धता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 है और बड़ा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज की है? मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पे बौद्ध और गुफाएं और स्तूपें प्राप्त हुई है? तो बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय डुगरी या पेंच? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांधवगढ़। देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। आपको पता होगा जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इन्होंने अभी बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वहां पर बौद्ध अवशेष प्राप्त किए। इनमें कुछ मंदिर हैं, गुफाएं हैं, मठ है, शिलालेख। ठीक है, अब ये सारी चीजें उन्हें यहाँ पर मिली हैं। लेकिन मंदिरों की संख्या कितनी है? 26। और गुफाओं की संख्या कितनी है? 26। और मठों की कितनी है? 2। ये संख्या आप लोग नोट कर लेंगे, आपकी जो भी MPGK की बुक है वहां पे या नोट्स है वहां पे आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इनकी जो आयु बताई जा रही है वो कब की बताई जा रही है? आयु बताई जा रही है 2वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच के हैं। ठीक है, गुफाओं में मिला क्या है? जो बिस्तर मिले हैं वो पत्थरों के और चैत्यों के बिस्तर भी पाए गए हैं। और इनका जो संबंध है, ये जो सारे के सारे अवशेष प्राप्त हुए, इनका जो संबंध है वो महायान शाखा से है। महायान शाखा क्या है? जो भारत में उत्तर की तरफ बुद्ध धर्म का प्रचार गया था, 2 तरफ गया था, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर की तरफ जो बौद्ध धर्म का प्रचार गया था, जहां पे आपको चाइना मिलेगा, जापान मिलेगा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, तिब्बत, ये जो पूरा का पूरा प्रचार हुआ था, ये शाखा जो कहलाती है वो महायान शाखा कहलाती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो अवशेष पाए गए हैं, जो संबंध है, ये महायान शाखा से है। और यहाँ पे जो शिलालेख मिले हैं, इनमें किस भाषा के हैं? ये ब्राह्मी लिपि के हैं। ब्राह्मी लिपि किसकी थी? अशोक के समय पे जितने भी शिलालेख लिखे गए थे वो भी ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, और इनकी जो आयु बताई जा रही है वो 5वीं शताब्दी के आसपास की बताई जा रही है। अब अशोक के समय के हैं या 5वीं शताब्दी के हैं, तो इनका संबंध स्वाभाविक है, मथुरा कौशाम्बी इधर की तरफ होगा ही। ठीक है, और इसमें जो राजाओं के नामों का उल्लेख मिला है, उनमें भट्टदेव नामक और पोथा श्री भीमसेन, इन राजाओं के नामों का उल्लेख भी मिला है। और जो मठ मिले हैं आपको, जो 2 मठ मिले हैं वो कौन से हैं? वो शैव मठ है। और इनका संबंध किसके साथ है? इनका संबंध है कलचुरी वंश के राजाओं के साथ। और इनकी जो आयु बताई जा रही है वो 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य की बताई जा रही है। और इन मंदिरों की संख्या कितनी है? तो 26 है। तो 26 मंदिर जो मिले हैं आपके, वो 9वीं से 11वीं शताब्दी के कलचुरी काल के शैव मठ हैं। ठीक है, यहां से एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। यदि प्रश्न बनेंगे तो 1, 2, 3, 4 बनेंगे, आप इसको याद रखेंगे। और कलचुरी वंश का आपको पता है कि जो आधुनिक बुंदेलखंड है,
महोबा का हो गया, झांसी का हो गया, इधर तक पूरा आधुनिक बुंदेलखंड, जिसका थोड़ा सा हिस्सा गुजरात में भी लगता है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे इनका शासन था। तो अब खोज धीरे धीरे आगे भी बढ़ाई जा रही है, ठीक है। इसके साथ ही क्या है, एक एकाश्म वराह मूर्ति, आप सभी ने एक इमेज देखी होगी ग्रीन कलर की, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में तालाब के किनारे है, वराह मूर्ति जिसे बोलते हैं, लेटे हुए सबसे बड़ी मूर्ति है। किनकी? वराह की सबसे बड़ी मूर्ति। वराह कौन थे? भगवान विष्णु का अवतार। तो उनकी ये सबसे बड़ी मूर्ति है और उनके 10 अवतारों में से एक अवतार माना जाता है, ठीक है। उसकी मूर्ति भी प्राप्त हुई है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि इन पे आगे की शोध जारी रहेंगे, खोज जारी रहेगी। इससे हमें फायदा ये होता है कि हमें अपने मध्य प्रदेश के इतिहास को, कितना हमारा पुराना इतिहास है, इसको जानने का अवसर मिलेगा। हमारे यहाँ संस्कृतियाँ कौन कौन सी पनपी हैं उसके बारे में पता चलेगा। हम सांस्कृतिक रूप से कितने रिच हैं उसके बारे में पता चलेगा। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं, हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो खोज जारी है, जैसे जैसे इसके बारे में अपडेट आएंगे आपको बताया जाएगा। बाकी की जो इसमें डिटेल्स हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कहीं पे नोट्स पे इसको अपडेट जरूर कर लेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उमरिया जिले में है। और ये सारी की सारी जो खोज हुई है, ये मिली है, वो किस पर्वत श्रृंखला पे मिली है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला पे मिली है। बढ़ते हम आप आगे की तरफ। हमने आपसे करंट अफेयर की, पिछले जो करंट अफेयर था उसमें चलते चलते पूछा था कि मध्य प्रदेश में अब कितनी रामसर साइट हो गई हैं। मध्य प्रदेश में रामसर साइटों की आपको संख्या बतानी थी। तो रामसर साइटें कितनी हो गई हैं? 4। लगभग काफी सारे लोगों ने इसका जवाब दिया था, लगभग लोगों के सभी के सही आंसर थे। मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट है। भोपाल पहले से ही थी। भोपाल में 2 तालाब है, बड़ा तालाब और छोटा तालाब, दोनों को मिलाकर के ये एक रामसर साइट थी। इसके बाद शिवपुरी की सांख्य सागर तालाब को घोषित किया गया। फिर इसके बाद इंदौर के सिरपुर तालाब और यशवंत सागर तालाब, ये तीनों एक ही महीने में घोषित हुए, ठीक है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में 4 हो गई। शिवपुरी का जो सांख्य सागर तालाब है ये सांख्य राजे सिंधिया जी के नाम से है और ये माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसके अंदर है। इंदौर का सिरपुर तालाब और यशवंत सागर तालाब ये इंदौर के अंदर ही है। यशवंत सागर तालाब जो है, जो इसका निर्माण हुआ था वो 1900 के आसपास हुआ था और इसका निर्माण, आप कभी भी कंफ्यूजन मत रखना, ये तुकोजी राव तृतीय ने करवाया था, ठीक है। और इन्होंने अपने ये जो तालाब का निर्माण कराया था अपने पुत्र यशवंत राव द्वितीय के नाम से करवाया था, ठीक है। और इस तालाब में जो जल आता है वो गंभीर नदी है, गंभीर नदी है, वहां से आता है। 2000 एकड़ के आसपास फैला हुआ है। सारस जो पक्षी होते हैं उनके लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो तालाबों की संख्या 4 हो गई। चलने से पहले आज का प्रश्न, मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन मध्य प्रदेश में कहां पर किया गया है? ग्वालियर में किया गया है, इंदौर में किया गया है, भोपाल में किया गया है या देवास में किया गया है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी को इसका राइट आंसर देना है और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मालूम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जिनका आंसर राइट होगा उनके आंसर को एग्जाम गुरुजी की तरफ से हार्ट दे दिया जाएगा, लाइक कर दिया जाएगा, ताकि बाकी सभी लोग जान सकें कि इसका राइट आंसर क्या है। आप कोई करंट अफेयर यदि पसंद आता है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो थोड़ा सा मेहनत आप जरूर करिए, शेयर करिए। काफ़ी सारे लोगों ने शेयर किया, उसका रिस्पांस हमें देखने को मिला है। करंट अफेयर में हम 1000 टच कर गए हैं। धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। करंट अफेयर खत्म करने के पहले एक बार फिर बता दूं, यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम गुरुजी के कोर्सेज में 50% का ऑफ चल रहा है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। फिर मुलाकात होती है आपकी नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।